क्या हो अगर आपका सबसे भरोसेमंद हाथ ही आपकी गर्दन की फांस बन जाए। एक प्राचीन साधु, एक शापित पत्थर का ताज और 7 सालों के अकाल का खौफ। अकबर ने बीरबल को राजा चुना ताकि राज्य बच सके, पर ताज पहनते ही बीरबल की आंखों में वो चमक आ गई जो किसी जल्लाद की होती है। आगरा का वैभव रातों रात अंधेरे में डूब गया और एक ही दिन में जहांपनाह अकबर को अपने ही अस्तबल का सेवक बना दिया गया। ताजे पत्थर की ये दास्तान महज एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि वफादारी और विश्वासघात के बीच छिड़ा वो खूनी खेल है जिसकी हर चाल बीरबल के दिमाग से और हर दर्द अकबर के दिल से निकलता है। ये बात तब की है जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी। बादशाह अकबर न्याय और शासन व्यवस्था में व्यस्त थे और उनके परम प्रिय वजीर बीरबल हमेशा की तरह बुद्धि की शतरंज खेल रहे थे। किसी ने सोचा भी ना था कि नियति ने एक ऐसा खेल रचा है जिसमें मोहरा वजीर नहीं बल्कि स्वयं बादशाह बनने वाला था। एक सामान्य मंगलवार की दोपहर दरबार में एक अजीबोगरीब साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें किसी प्राचीन रहस्य की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में एक प्राचीन काले लोहे का भारी संदूक था। साधु ने गंभीर आवाज में घोषणा की, जहां पन्हा, ये संदूक ताजे पत्थर का रहस्य रखता है। ब्रह्मांड की भविष्यवाणी है, यदि अगले 3 दिनों तक इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये ताज पहनकर शासन नहीं करता तो 7 वर्षों का भयानक अकाल पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। अकबर असमंजस में पड़ गए। तभी साधु ने दूसरा बड़ा मोड़ दिया, और सुनिए जहांपनाह, यदि आप स्वयं, जो कि सिंहासन के असली वारिस हैं, इसे पहनेंगे तो आप क्षण भर में पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। ताज केवल एक प्रॉक्सी राजा को स्वीकार करेगा जिसे वो बुद्धि के आधार पर चुनेगा। पूरा दरबार स्तब्ध था। अब फैसला अकबर को लेना था, किसे 3 दिन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर राजा बनाया जाए। अकबर ने बिना किसी विलंब के बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल का माथा ठनका। उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं बल्कि नियति का जाल है। साधु ने संदूक खोला और उसमें से हीरे जवाहरात से जड़ा एक भयानक ताज निकला जिस पर काले धब्बे थे। जारी। बीरबल ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर उन्हें खोलते हुए एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जहांपनाह का आदेश मेरे लिए सिरोधार्य है। यदि ये ताज बुद्धि का न्याय करता है तो मैं तैयार हूं। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ वह भयानक ताज बीरबल के सिर पर रख दिया। जैसे ही ताज ने बीरबल के मस्तिष्क को छुआ, पूरा दरबार एक तेज गूंजने वाली झंकार से थर्रा उठा। सबकी सांसें थम गईं। ताज के काले धब्बे एकदम से सफेद दूधिया रोशनी में बदल गए। साधु ने झुककर कहा, ताज ने बुद्धि को स्वीकार किया। आप अगले 3 दिनों के लिए बादशाह हैं महाराज बीरबल। लेकिन बीरबल ने अचानक उठकर बैठने की मुद्रा बदली। उनकी आंखों में वह पुरानी नम्रता या शांत बुद्धिमत्ता नहीं थी। एक पल में ही उनके चेहरे पर एक कठोर शाही अहंकार झलकने लगा। ये क्या बकवास है? बीरबल ने राजाओं जैसी गरजती आवाज में पूछा। 3 दिन? मैं राजा हूं और ये ताज कहता है कि बुद्धि पर समय की सीमा नहीं होती। मेरे पहले आदेश को सुनो। आज से दरबार के नियम बदलेंगे। मैं अपनी इच्छा तक शासन करूंगा और जहांपनाह अकबर, अब आप बैठेंगे और मैं बोलूंगा। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल का ये रूप, ये तेवर किसी ने कभी नहीं देखा था। ताज ने उन्हें राजा बनाया था, लेकिन साथ ही उनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। ये पहला बड़ा मोड़ था। बीरबल ने दरबारियों पर एक तेज निर्णायक नजर डाली जिसने सबके दिल में दहशत भर दी। दरबारीगण, उन्होंने गरजते हुए कहा, पुरानी व्यवस्था में बहुत सी ढिलाई थी। एक शासक को केवल 3 दिन की मोहलत देना मूर्खता है। ये राजमुकुट बुद्धिमत्ता की मांग करता है, न कि अस्थिरता की। वो घूमकर सीधे अकबर की ओर मुड़े, जो अपमानित होकर एक कोने में सिमट चुके थे। जहांपनाह अकबर, बीरबल ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपके पास अब शासन संभालने की पर्याप्त बुद्धि नहीं बची है, जो कि अब पूर्णतः मेरे ताज में समाहित है, मैं आपको एक नया महत्वपूर्ण पद सौंपता हूं। आज से आप शाही मनोरंजन करता होंगे। आपका एकमात्र कर्तव्य होगा मेरे शासन की महानता और मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा में कहानियां गढ़ना और उन्हें प्रतिदिन सुनाना। याद रहे, मेरी प्रशंसा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा अकबर को उनके ही चतुर मंत्री ने एक मस्खरे के पद पर नियुक्त कर दिया था। अकबर का चेहरा गुस्से और लाचारी से तमतमा उठा। ये कहानी का दूसरा असहनीय मोड़ था।
ताज ने बीरबल को बुद्धि नहीं बल्कि सत्ता की क्रूर भूख दे दी थी। बीरबल ने सिंहासन की ऊंचाई से सभा पर एक घमंडी नजर डाली। सत्ता के मद में चूर होकर उन्होंने अपनी नई शक्ति का पहला औपचारिक स्वाद चखा। शाही मनोरंजन करता, बीरबल की आवाज में बर्फीली क्रूरता थी। ये मेरा आदेश है, अभी इसी क्षण से अपना कर्तव्य निभाओ। मुझे अपने अद्भुत और अद्वितीय शासन की प्रशंसा में तत्काल एक कहानी चाहिए। विलंब अक्षम्य होगा। अकबर ने दर्द से अपने होंठ भींचे। जिस ताज को उन्होंने मित्रता और न्याय की भावना से सींचा था, वही अब उनके लिए अपमान का कांटा बन चुका था। विवश होकर अकबर ने अपने चेहरे पर एक बनावटी प्रशंसा की मुस्कान लाई। हे महाराजाधिराज बीरबल, अकबर ने धीमी नियंत्रित आवाज में कहा, आपके शासन का आरंभ इतना प्रभावशाली है कि देवलोक भी चकित है। आपने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल तलवार की शक्ति से नहीं बल्कि सत्ता की प्यास से भी दोगुनी हो सकती है। ये प्रशंसा नहीं, एक विशैला कटाक्ष था जिसे केवल बीरबल ही समझ पाए। बीरबल मुस्कुराया। ये एक शैतानी विजय की मुस्कान थी। दरबारियों ने सिर झुका लिया। उन्हें अब स्पष्ट हो गया था कि बीरबल का ये नया राज न्याय पर नहीं बल्कि आतंक पर आधारित होगा। बीरबल ने अपने कीमती मुकुट को संभाला और धीरे से कहा, पूर्व शहंशाह अकबर, आप सही कहते हैं। ये शासन केवल बुद्धि पर नहीं बल्कि कठोर सत्य पर आधारित होगा। सत्य ये है कि जो बल रखता है वही राज्य करता है। उसने दरबार में एक लंबी चुप्पी फैलाई जिसकी गूंज हर दरबारी की सांस में अटकी थी। ये चुप्पी बीरबल के नए आतंक का पहला प्रमाण थी। फिर बीरबल ने एक गंभीर आदेश दिया जिसकी तीव्रता से अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। आज से आपकी पदवी बदलती है। अकबर को झटका लगा, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। आप मेरे व्यक्तिगत सत्य परामर्शदाता होंगे। आपका काम होगा राज्य के हर उस कोने की खबर मुझ तक लाना जहां कोई मेरी शक्ति पर संदेह करता हो। आपको मेरे सिंहासन के नीचे धरती पर बैठना होगा ताकि आप हर फुसफुसाहट सुन सकें। बीरबल की आंखें चमक उठीं। और हाँ, यदि आप मुझे एक भी गलत जानकारी देते हैं तो पुरानी मित्रता को जलाकर राख कर दिया जाएगा। अब उठो और अपनी नई ड्यूटी संभालो। दरबारी नंबर 1। ये केवल पदवी का बदलना नहीं बल्कि एक सम्राट का सार्वजनिक अपमान था। बीरबल ने एक क्षण के लिए सम्राट की आंखों में झांका। उस अपमानजनक आदेश को सुनकर भी उसके चेहरे पर ना कोई क्रोध आया ना कोई दुख। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान किसी विजयी योद्धा की तरह थी, किसी हारे हुए दरबारी की नहीं। जो आज्ञा जहां पना, बीरबल ने पूरी विनम्रता से झुककर कहा, यदि आप मुझे अपने सिंहासन की नींव मानते हैं तो मैं नींव बनूंगा। नींव हमेशा शिखर से अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। ये कहकर बीरबल शान से सिंहासन के नीचे, जहां धूल और पैरों के निशान थे, धरती पर पालथी मारकर बैठ गया। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हुई। गई। बीरबल ने तुरंत अपना एक हाथ जमीन पर रखा और दूसरा हाथ ऊपर उठाकर अकबर की ओर इशारा किया। मेरी पहली रिपोर्ट हुजूर, बीरबल की आवाज गूंजी। आपकी सत्ता केवल सिंहासन तक सीमित है। मेरी सत्ता धरती से शुरू होकर सीधे ईश्वर तक जाती है और धरती पर बैठे व्यक्ति को कोई पदवी नहीं चाहिए। वह स्वयं ही राजा है, उस स्थान का जहां सब कुछ शुरू होता है। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। बीरबल ने ना सिर्फ पद स्वीकार किया बल्कि उसे एक ऐसे आध्यात्मिक आसन में बदल दिया जो सिंहासन से भी ऊंचा था। बीरबल ने अपनी उंगलियों से धरती को छुआ जैसे कोई नई ऊर्जा खींच रहा हो। उसने सिंहासन की ओर देखा, फिर अकबर की ओर जिसकी आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से जल रही थीं। राजकाज, बीरबल ने शांति से कहा, भार नहीं, जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी का सबसे अनुभवी व्यक्ति मेरा सहायक बने। दरबार की चुप्पी इतनी गहरी थी कि हवा में तैरते धूल के कणों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हुजूर अकबर, बीरबल ने अपने नए आधिकारिक स्वर में घोषणा की, आज से आप मेरे राजकीय खजांची और सर्वोच्च सैन्य सलाहकार होंगे। आप राज्य के भौतिक सुख दुख का हिसाब रखेंगे क्योंकि मैं आत्मा और न्याय के मामलों में व्यस्त रहूंगा। आपकी पुरानी पदवी अब मेरी नई व्यवस्था में केवल एक कर्मचारी का पद है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण। ये एक ऐसा अपमान था जिसकी कल्पना अकबर ने कभी नहीं की थी। वो अपने ही तख्त के सामने अपनी ही सल्तनत में बीरबल का सेवक बन गया था। बीरबल का पहला शाही फरमान, अकबर की पदवी छीन ली गई थी और उसे शाही व्यवस्था के सबसे निचले पर सबसे कामकाजी हिस्से में धकेल दिया गया था।
अकबर का क्रोध अब ज्वालामुखी बनने को तैयार था। बीरबल ने अपनी लंबी टोपी को थोड़ा पीछे खिसकाया और सिंहासन पर आराम से टिक गया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब मात्र एक खेल हो। दरबारीगण सांस रोके हुए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस भयानक उलटफेर पर प्रतिक्रिया कैसे दें। और हाँ, मेरे भौतिक सुख दुख के नए प्रमुख, बीरबल की आवाज़ ने सभा की चुप्पी तोड़ी, जिसमें एक अजीब सा अधिकार था। आपका पहला शाही कार्य ये है, मुझे राज्य की आंतरिक समृद्धि का ज्ञान चाहिए। इसीलिए आपको तत्काल प्रभाव से पिछले 10 वर्षों के मेरे निजी खर्चों, मेरे दिए गए पुरस्कारों और विशेषतः उन सभी उपहारों का विस्तृत लेखा जोखा तैयार करना होगा जो आपने अकबर मुझे व्यक्तिगत रूप से भेंट किए थे। एक एक पाई का हिसाब स्पष्ट होना चाहिए। ये कार्य आज शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। ये बीरबल का अंतिम वार था। वो केवल अकबर को कर्मचारी नहीं बना रहा था, बल्कि उसे ये हिसाब लगाने पर मजबूर कर रहा था कि बादशाह के रूप में बीरबल पर उसने कितना धन खर्च किया था। अपमान और परिश्रम का ये दोहरा प्रहार अकबर के सीने में शूल की तरह चुभ गया। आग बबूला होकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। शाही मुद्रा अब बीरबल के हाथ में थी। उसने मुट्ठी भींचकर हिसाब किताब की पोथियां उठाईं। अकबर ने जमीन पर बैठकर फटी हुई पोथियों के धूल भरे पन्ने पलटने शुरू किए। उनका शाही चोगा अब पसीने से भीग रहा था और कलम पकड़ने वाले हाथ कांप रहे थे। हिसाब की स्याही बार बार फैल रही थी, क्योंकि ध्यान उस अपमान पर टिका था जो उन्हें सहना पड़ रहा था। तभी सिंहासन से बीरबल की आवाज आई, जो शहद जैसी मीठी लेकिन छुरी जैसी तीखी थी। महाराज अकबर, ये केवल हिसाब नहीं है, ये मेरे त्याग का लेखा जोखा है। और हाँ, बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, आज शाम दरबारियों के लिए विशेष दावत होगी। उस दावत के लिए आपको रसोई का प्रबंधन देखना होगा। सुनिश्चित करें कि उसमें वो विशेष कश्मीरी दम आलू अवश्य बने, जिससे आपको अकबर को सख्त परहेज था। अकबर ने सिर उठाकर देखा। आंखों में आग थी, पर वो कुछ बोल न सका। इसी क्षण महारानी जोधाबाई कक्ष में आई। बीरबल ने तुरंत अपना अगला दाव चला। स्वागत है रानी साहिबा, बीरबल सम्मानपूर्वक उठे। किंतु मैं आपको एक नया दायित्व सौंपना चाहूँगा। आज से आप मेरी, बीरबल की, राजमाता की व्यक्तिगत सेवक होंगी। उनकी सुविधा और सेवा का भार आप पर है। ये राजा आज्ञा है। ये सुनकर दरबार सन्न रह गया। बीरबल अब केवल राजा नहीं, बल्कि पूरे हरम और व्यवस्था का स्वामी बन चुका था, और अकबर के अपमान की कोई सीमा नहीं थी। जोधाबाई के सुंदर मुख पर एक पल को गहरे आघात की छाया पड़ी, किंतु वो तुरंत संभल गईं। अपने पति की दुर्दशा और बीरबल के अप्रत्याशित दुस्साहस को देखकर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और बिना एक शब्द कहे राजमाता की सेवा के लिए सिर झुका दिया। उनकी मौन सहमति ने दरबार की चुप्पी को और गहरा कर दिया। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा, जो अब मातृक दरबारी था और पूर्व जहांपना। बीरबल ने व्यंग्य से कहा, आपकी प्रतिभा का उपयोग करना भी आवश्यक है। आज से आपका कार्य शाही खजाने के नीचे रखी टूटी हुई मोहरों को गिनना और उन्हें क्रमबद्ध करना होगा। यह अत्यंत जटिल और नीरस कार्य है, जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर ने असहनीय अपमान से जलते हुए अपनी पगड़ी को मजबूती से पकड़ा। अब वो समझ चुका था कि बीरबल का ये शासन केवल मजाक नहीं था, बल्कि उसे उसकी सत्ता की शक्ति और निरंकुशता का कड़वा पाठ पढ़ाया जा रहा था। बीरबल ने एक नए सेवक को आदेश दिया, महाराज अकबर को तुरंत उनका नया दायित्व समझाया जाए। नया सेवक, जिसकी आंखों में बीरबल के प्रति गहरा सम्मान था, अकबर की ओर मुड़ा। उसने पूर्व सम्राट को एक धूल भरा रजिस्टर और एक छोटी टिमटिमाती तेल की लालटेन थमा दी। महाराज, सेवक ने लगभग बेरुखी से कहा, आपका तहखाना उस सीढ़ी के नीचे है। ध्यान रहे, मोहरे गिनने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शाही कोप, मेरा मतलब है राजा बीरबल का कोप झेलना पड़ेगा। अकबर ने गहरी सांस ली, अपना क्रोध निगला और विवश होकर उस अंधेरे नमी वाले तहखाने की ओर कदम बढ़ाया, जहां से मिट्टी और फफूंदी की गंध आ रही थी। ये उस सम्राट के लिए असहनीय यातना थी, जिसने कभी दुनिया पर राज करने का सपना देखा था। इधर सिंहासन पर बैठे बीरबल ने अगला निर्णायक वार किया। उन्होंने दरबार में बैठे सभी उच्चाधिकारियों को स्तब्ध करते हुए घोषणा की, अगला आदेश, राज्य में जितने भी विशेष सलाहकार और शाही मध्यस्थ हैं जो फरमानों पर अनुचित शुल्क लेते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। न्याय अब सीधा होगा, कोई भी याचिकाकर्ता बिचौलिए के कारण परेशान नहीं होगा। ये आज से ही लागू होगा।
इस घोषणा ने उन चापलूस अधिकारियों की रीढ़ तोड़ दी जो अकबर के शासनकाल में भ्रष्टाचार की जड़ बन गए थे। बीरबल का ये अल्पकालिक शासन अब केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक सुधार का रूप लेता जा रहा था। अंधेरे कोने में बर्खास्त किए गए अधिकारियों ने तुरंत गुप्त सभाएं शुरू कर दी। उन्हें लगा कि बिना मध्यस्थों के राज्य का खजाना, राजकोष ढीला पड़ जाएगा या वे जाली फरमानों से बीरबल को फंसा सकते हैं। उनकी योजना थी कि वे प्रमुख सेनापति जनरल को भड़काकर विद्रोह करवाएं। लेकिन बीरबल का दिमाग उनसे 10 कदम आगे था। उन्होंने अगली सुबह एक ऐसा असाधारण कदम उठाया जिसने षड्यंत्रकारियों के पैरों तले की जमीन खींच ली। उन्होंने राजकोष के मुख्य कोषाध्यक्ष को बुलाया और एक अप्रत्याशित आदेश जारी किया। शाही खजाने की सारी सुरक्षा तत्काल बदल दी जाए और सबसे महत्वपूर्ण, अब से प्रत्येक शाही मोहर रॉयल सील के साथ एक गुप्त प्रशासनिक परिवर्तन मोहर लगेगी। ये दूसरी मोहर सिर्फ मेरे पास रहेगी। यदि किसी फरमान में दोनों मोहरें ना हो तो उसे तत्काल राजद्रोह समझा जाएगा। इस दोहरी मोहर नीति ने जाली दस्तावेजों की संभावना को पूरी तरह शून्य कर दिया और साजिशकर्ताओं के अगले वार को जड़ से खत्म कर दिया। उनके पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, सीधे बीरबल की न्यायिक प्रणाली को अस्थिर करना और उसकी प्रतिष्ठा पर हमला करना। यह अल्पकालिक राजा अब अपने ही न्याय के जाल में फंसने वाला था। षड्यंत्रकारियों ने अब अत्यंत सोच समझकर एक सार्वजनिक और भावनात्मक मामला बीरबल के न्यायालय में पेश किया। उनका लक्ष्य था कि बीरबल का फैसला चाहे सही हो या गलत, जनता के बीच उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ जाए। ये मामला था अविश्वसनीय विश्वासघात का। नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिसने अपने धन का बड़ा हिस्सा एक धार्मिक संस्था के निर्माण के लिए दान किया था, उस पर अचानक संस्था के मुख्य पुजारी ने ही धन के गबन का आरोप लगा दिया। आरोप इतना गंभीर था कि अगर सिद्ध होता तो व्यापारी को मृत्युदंड मिलना तय था। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह मामला ऊपर से जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। सभी प्रमाण एविडेंस अस्पष्ट थे और गवाहों के बयान विरोधाभासी थे। पुजारी, जिसे लोग देव पुरुष मानते थे, वो भी षड्यंत्रकारियों का मोहरा था। यदि बीरबल व्यापारी को दंड देते तो वे न्यायप्रिय राजा कहलाते, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति मारा जाता। और यदि व्यापारी को छोड़ते तो धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगता। बीरबल ने घोषणा की कि वो 7 दिन बाद फैसला सुनाएंगे। इस दौरान षड्यंत्रकारियों ने पूरी राजधानी में यह अफवाह फैला दी कि बीरबल ने व्यापारी से भारी रिश्वत ली है, इसलिए फैसला टाल रहे हैं। बीरबल का न्याय अब उनकी अपनी प्रतिष्ठा पर भारी पड़ने लगा था। उन्हें मालूम था कि अब उन्हें केवल सत्य को नहीं बल्कि उस सत्य को सिद्ध करने के लिए एक असाधारण चाल चलनी होगी। बीरबल ने पूरी रात जागकर एक शतरंज की बिसात बिछाई, जिस पर मोहरें राजा, व्यापारी और राज्य के उच्च अधिकारी थे। उन्हें ज्ञात था कि जनता का विश्वास जीतना आवश्यक है और इसके लिए उन्हें सत्ता की अस्थायी चाबी की आवश्यकता होगी। अगले ही दिन बीरबल सीधे दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने झुककर एक ऐसी मांग रखी जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। जहां पनाह, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, मैं फैसला सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि आप चाहते हैं कि ये न्याय केवल सत्य पर आधारित हो और मेरे विरुद्ध फैलाई गई अफवाहें शांत हों, तो आपको मुझे अगले 7 दिनों के लिए इस राज्य का राजा घोषित करना होगा। सभी शाही अधिकार मेरे पास होंगे। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। ये मांग असाधारण थी। राज दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। क्या बीरबल की बुद्धिमत्ता अब महत्वाकांक्षा में बदल गई है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, बस 7 दिन जहां पनाह, इन 7 दिनों में मैं केवल न्याय नहीं करूंगा बल्कि उस षड्यंत्रकारी की पहचान भी उजागर कर दूंगा जो मेरी प्रतिष्ठा पर हमला कर रहा है। अकबर, जो बीरबल की निष्ठा पर अंधा विश्वास करते थे, कुछ पल सोचते रहे और फिर एक अविश्वसनीय घोषणा कर दी। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 7 दिन के लिए बादशाह बनाता हूं। राज दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने समय को स्थिर कर दिया हो। दरबारी जो षड्यंत्र रच रहे थे, घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। ये दांव उल्टा पड़ गया था। अकबर ने अपने माथे से मुकुट उतारा और एक सेवक को देते हुए बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल ने सम्मानपूर्वक मुकुट लिया, पर उसे पहना नहीं। वो सीधा सिंहासन पर चढ़े और एक गंभीर, लगभग क्रूर मुस्कान के साथ नीचे खड़े अकबर को देखा। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी नई शाही आवाज में घोषणा की, मेरे राज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आदेश ये है, अगले 7 दिनों तक आप स्वयं राजमहल के सबसे सुरक्षित तहखाने में राजकीय अतिथि के रूप में कड़े पहरे में रहेंगे। पूरा दरबार थर्रा उठा।
ये क्या, बीरबल ने बादशाह बनते ही असली बादशाह को कैद कर दिया? अकबर भी चौंक गए, पर बीरबल की आंखों में छिपी रणनीति को भांपकर उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। बीरबल ने तुरंत अपने 2 वफादार सैनिकों को संकेत किया, अब इस सिंहासन का कोई वारिस नहीं है, केवल शासक है, और षड्यंत्रकारियों के लिए मेरा न्याय अब शुरू होगा। ये कहकर उन्होंने एक और चौंकाने वाला फरमान जारी किया। बीरबल, जो अब महाराज बीरबल थे, ने अपनी नई उपाधि के भार को संभालते हुए राज सिंहासन से पूरे दरबार को देखा। उनकी आवाज में पहले जैसी विनोदी खनक नहीं, बल्कि सत्ता का तीखापन था। मेरा अगला फरमान, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज से 3 दिन बाद मेरे राज्याभिषेक का भव्य उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस उत्सव की तैयारी के लिए वजीर आजम और शाही खजाने के मुख्य अधिकारी को एक विशेष कार्य सौंपा जाता है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। आप दोनों को बिना किसी सैनिक या सहायक की मदद के आज रात ही शाही खजाने से 500 स्वर्ण मोहरें निकालनी होंगी। इन मोहरों को आपको शहर के सबसे पुराने और सबसे गरीब हिस्से में स्वयं अपने हाथों से वितरित करना है। यदि एक भी मोहर गलत हाथों में गई या वितरण में कोई हेराफेरी हुई तो कल सुबह राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये सुनकर वजीर का चेहरा पीला पड़ गया। आधी रात को बिना पहरे के खजाना बाहर ले जाना, ये तो स्वयं चोर बनने का निमंत्रण था। दरबार में मौजूद षड्यंत्रकारी ये समझ गए कि बीरबल ने वार उनके सबसे कमजोर नस पर किया है। या तो वे मोहरों की लालच में पकड़े जाएंगे या फिर एक राजा का ऐसा काम करेंगे जो उनके ओहदे के खिलाफ है। ये फरमान बीरबल की पहली चाल थी जिसने राज्य की जड़ें हिला दी थीं। वजीर मीर खान ने तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र और लोभी सलाहकारों को एकत्र किया। ये राजा नहीं, कोई मायावी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम आधी रात को खजाना लेकर निकलेंगे, लेकिन हमें वितरण से पहले कुछ मोहरें अपने लिए अलग करनी होंगी। यदि राजा बीरबल हमारी मंशा पर सवाल उठाएंगे तो हम कहेंगे कि यह प्रशासनिक शुल्क था। आधी रात का सन्नाटा टूटा। वजीर और उसके गुर्गे दबे पांव शाही खजाने के तहखाने में घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने की पेटियां खोली, उनके चेहरे पर भय और निराशा का भाव छा गया। मोहरों के ढेर के बीच सोने के सिक्कों की जगह चमकते हुए लेकिन बेजान मिट्टी के बड़े बड़े टिकिया रखे थे। बीरबल ने गुप्त रूप से पूरा खजाना पहले ही बदलवा दिया था। केवल एक छोटी सी पेटी में, जिस पर जनता के लिए अंकित था, गिनती की 100 असली मोहरें थीं। बीरबल ने न सिर्फ वजीर को चोरी के प्रयास में रंगे हाथों पकड़ा, बल्कि राज्य के पूरे धन को भी सुरक्षित कर लिया। वजीर अब पूरी तरह से फंस चुका था। उसके पास सिवाय उन 100 मोहरों को वितरित करने के और कोई विकल्प नहीं बचा था, जिससे ये साबित हो सके कि उसने राजा के आदेश का पालन किया है। वजीर ने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए मजबूरी में उन 100 मोहरों को शहर के मुख्य चौक पर वितरित करने का आदेश दिया। मोहरें गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटी गईं और जनता बीरबल की उदारता की जय जयकार करने लगी। असल राजा अकबर, जो एक साधारण व्यापारी के वेश में भीड़ में खड़े थे, ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने कैसे चंद सिक्कों से वजीर को पराजित कर दिया और साथ ही जनता का दिल भी जीत लिया। लेकिन बीरबल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही अंतिम मोहर बांटी गई, बीरबल सिंहासन से उठे और जोरदार आवाज में घोषणा की, राज्य के खजाने से जुड़ी हर गतिविधि पारदर्शी होनी चाहिए। वजीर ने जो मोहरें वितरित की हैं, वे सिर्फ एक आरंभ है। अब मैं आदेश देता हूं, प्रत्येक व्यक्ति जिसने वजीर के माध्यम से कोई भी मोहर प्राप्त की है, वो कल सुबह दरबार में आकर ये शपथ लेगा कि उसने खजाने की रक्षा करने का संकल्प लिया है। जो व्यक्ति शपथ नहीं लेगा, उसे खजाने का चोर माना जाएगा। वजीर ये सुनकर थर्रा गया। अब वो मोहरें वापस तो नहीं ले सकता था और ना ही वो इस सार्वजनिक शपथ ग्रहण को रोक सकता था। इस आदेश ने केवल उन 100 मोहरों के लाभार्थियों को ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था जो वजीर की चोरी में शामिल थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। वजीर ये आदेश सुनते ही दरबार समाप्त होते ही तुरंत अपने निवास की ओर दौड़ा। उसकी रातों की नींद और दिनों का चैन छिन चुका था। उसने तुरंत रात के अंधेरे में अपने सबसे विश्वस्त दूतों को बुलाया। जाओ, किसी भी कीमत पर, चाहे धमकी देकर या दुगनी चांदी देकर, उन 100 मोहरों को सुबह होने से पहले वापस ले आओ। उसने फुसफुसाते हुए, लगभग हांफते हुए कहा। यदि उनमें से एक भी व्यक्ति कल दरबार में खड़ा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। ये शपथ
मोहरे लौटाने की नहीं, बल्कि मेरी गर्दन फंसाने की शपथ है। दूत तुरंत शहर की गलियों में निकल पड़े। हर मोहर प्राप्तकर्ता के दरवाजे खटखटाने लगे। लेकिन वजीर की घबराहट के विपरीत बीरबल ने केवल दरबार में आदेश नहीं दिया था। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि वजीर रात भर मोहरे वापस लेने का प्रयास करेगा। बीरबल ने गुप्त रूप से शाही पहरेदारों को उन सभी प्रमुख मार्गों पर तैनात कर दिया था। उनका काम मोहरे बरामद करना नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की सूची बनाना था जो वजीर के कहने पर चोरी की मोहरे वापस लेने के लिए रात के अंधेरे में भाग दौड़ कर रहे थे। सुबह होने तक बीरबल के पास वजीर के पूरे भ्रष्ट तंत्र की एक विस्तृत सूची तैयार थी। अगले दिन दरबार में अजीब सा सन्नाटा था। बादशाह अकबर ने इस अप्रत्याशित शांति को तोड़ा। बीरबल, उन्होंने पूछा, ये कैसा सन्नाटा है? क्या कल के आदेश का पालन नहीं हुआ? और वजीर, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखों में तीक्ष्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। जहां पनाह, आदेश का पालन हुआ है, लेकिन उससे कहीं अधिक। कल रात जब सारा शहर सोया था, आपका वजीर अपने काले कारनामों के सबूत मिटाने में व्यस्त था। उन्होंने गुप्त पहरेदारों द्वारा तैयार की गई कागजात की मोटी गड्डी अकबर के सामने रख दी। ये मात्र मोहरों की बरामदगी की रिपोर्ट नहीं है, ये उन सभी छोटे बड़े कर्मचारियों, व्यापारियों और सिपाहियों के नाम हैं जो वजीर के इशारे पर चोरी की मोहरें वापस लाने के लिए रात भर दौड़ते रहे। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी जहां पना, ये आपके राजकोष को खोखला करने वाले पूरे भ्रष्ट तंत्र की विस्तृत रूपरेखा है। वजीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी योजना जो उसने अचूक समझी थी, मिट्टी में मिल चुकी थी। झूठ, ये झूठ है, ये मेरे विरुद्ध। वजीर इतना ही कह पाया कि बीरबल ने एक और चौंकाने वाला दस्तावेज सामने रख दिया। झूठ? तो ये क्या है वजीर आजम? ये कागजात उन जमीनों और संपत्तियों के मालिकाना हक दर्शाते हैं जो पिछले 6 महीनों में आपके परिवार के नाम अचानक से रजिस्टर हुई हैं। ये सारी संपत्तियां जिनकी कीमत चोरी हुई मोहरों की कुल कीमत से मेल खाती है। अकबर के चेहरे पर पहले विस्मय का भाव आया, फिर गहरी निराशा और क्रोध का जौहर उमड़ पड़ा। बस, बहुत हुआ। तुमने न केवल शाही खजाने को लूटा है, बल्कि तुमने इस साम्राज्य के आधार, न्याय और विश्वास को भी ध्वस्त किया है। बादशाह ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस गद्दार को अभी इसी क्षण बंदी बनाओ। सारी संपत्तियां जब्त कर शाही खजाने में वापस मिलाई जाए। वजीर आजम, जिसका अहंकार पल भर में चूर हो चुका था, सिर झुकाए खड़ा रहा। सिपाहियों ने उसे घेरा और अपमान के बोझ तले उसे दरबार से खींच लिया गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने चुप्पी साधे सभी दस्तावेज बादशाह के सामने रख दिए। अकबर ने राहत की सांस ली और गर्व से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि न्याय के संरक्षक हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुम मांगोगे। बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके वचन के। लेकिन मेरी अगली मांग बहुत विचित्र होगी, और यह आपके वादे को एक ऐसी कसौटी पर परखेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अकबर ने हंसते हुए अपनी तलवार की मूठ थपथपाई। कसौटी? बीरबल, मेरे वचन हिमालय से भी अटल हैं। मैं हर हाल में अपने वचन का पालन करूंगा। तुम स्वयं मेरे सबसे विश्वसनीय दरबारी हो। मांग लो जो तुम्हारे मन में है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, तो जहां पनाह, मेरी मांग ये है कि अगले 24 घंटों के लिए मुझे इस विशाल साम्राज्य का बादशाह बना दिया जाए। केवल नाम का नहीं, बल्कि पूर्ण शक्तियों सहित। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इस अवधि में मेरे सबसे आज्ञाकारी सेवक बने। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे पर भय और अविश्वास साफ झलक रहा था। राज्य के सबसे वफादार दरबारी द्वारा अचानक ये मांग, ये कैसा पागलपन था? अकबर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसका वादा अब एक अग्नि परीक्षा बन चुका था। बीरबल ने अपने हाथों में बादशाहत मांग ली थी। अकबर ने गहरी सांस ली। सिंहासन हिल उठा। स्वीकार है, उसने भारी आवाज में कहा। कल सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बीरबल इस सल्तनत के शहंशाह होंगे। अगले दिन सूर्य की पहली किरणें जब आगरा किले पर पड़ी तो पूरा दरबार सन्न था। बीरबल, जिसने अपनी अस्थायी बादशाहत स्वीकार की थी, अब शाही लिबास और रत्न जड़ित मुकुट पहने तख्ते ताऊस पर विराजमान था। उसका हाव भाव शांत लेकिन दृढ़ था। दरवाजे से बादशाह अकबर ने प्रवेश किया। उन्होंने अब तक के सबसे साधारण सेवक के वस्त्र पहने थे। चेहरे पर संकल्प था, लेकिन पीड़ा भी झलक रही थी। वो दरवाजे के निकट हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बीरबल ने आंखें खोली और अपनी राजसी आवाज में पहला आदेश दिया,
सेवक अकबर, बीरबल ने कहा, आज मेरी पहली शाही आज्ञा ये है, आज आप मेरे निजी अस्पल की देखभाल करेंगे, मेरे प्रिय घोड़े को नहलाएंगे, उसे अपने हाथों से दाना खिलाएंगे और उसकी सवारी के लिए स्वयं उसकी काठी कसेंगे। कोई और ये काम नहीं करेगा। पूरा दरबार थर्रा उठा। शहंशाह को घोड़े का सेवक बना दिया गया था। ये अपमान की चरम सीमा थी। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। जो हुक्म शहंशाह बीरबल, अकबर ने कहा, और वो बिना किसी विलंब के अस्तबल की ओर बढ़ गए। बीरबल मुस्कुराया। असली खेल अब शुरू हुआ था। बीरबल ने सिंहासन पर पैर फैलाए और पूरी सभा को शांत होने का संकेत दिया। वजीर और अन्य दरबारी भय और अविश्वास से बीरबल को देख रहे थे। विशेषकर मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर ईर्ष्या का भाव साफ झलक रहा था। बीरबल ने अपनी आवाज को गंभीर किया। अब दूसरी शाही आज्ञा। मुल्ला दो प्याजा, बीरबल ने नाम लिया। मुल्ला चौंक कर आगे बढ़ा। जी नए शहंशाह, बीरबल ने कहा, आज से आप शाही रसोई के प्रभारी होंगे, लेकिन आपका काम केवल खाना बनाना नहीं है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आज शाम हर दरबारी को उस व्यंजन की 3 गुणा मात्रा परोसी जाए जिसका नाम केवल अक्षर द से शुरू होता हो। एक भी द चूकना नहीं चाहिए। मुल्ला दो प्याजा हक्का बक्का रह गया। दाल, दही, दूध, दम आलू 3 गुणा मात्रा में, ये तो सजा थी। दरबार में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। बीरबल ने तब घोषणा की, और सुनिए, मेरी तीसरी आज्ञा ये है कि आज रात को जो भी दरबारी अपने सपने में शाही खजाने का रहस्य देखेगा, उसे कल सुबह मुझे बताना होगा। जो नहीं बताएगा उसका वेतन 3 महीने के लिए रोक दिया जाएगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सपनों पर भला किसका वश चलता है। बीरबल ने एक ही झटके में सबको मानसिक उधेड़बुन में डाल दिया था। अगले सुबह आगरा शहर में अजीब सा माहौल था। बीरबल के आदेश ने रातों की नींद छीन ली थी। कई दरबारी शाही खजाने की कल्पना करते हुए जागते रहे, तो कई ने जासूसी उपन्यास पढ़कर सपने आने की उम्मीद की। किसी ने तकिए के नीचे खजाना शब्द लिखकर रखा, तो किसी ने सोने से पहले 10 बार तिजोरी का दरवाजा देखा। अकबर, जो एक साधारण दरबारी बनकर पीछे खड़े थे, ये सब देखकर अचंभित थे। बीरबल की सत्ता केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं थी, वो सबके दिमागों पर राज कर रहा था। सुबह दरबार में अजीबोगरीब शांति छाई हुई थी। हर दरबारी डरा हुआ था कि यदि उसने खजाने का सच बता दिया तो क्या होगा, और यदि नहीं बताया तो वेतन कटौती निश्चित थी। बीरबल अब राजा की गद्दी पर शान से बैठे थे। उन्होंने धीरे से घोषणा की, तो मेरे राज्य के बुद्धिमान नागरिकों, क्या किसी ने मेरे खजाने का गुप्त मार्ग देखा? तभी सबसे आगे खड़ा एक दरबारी कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने देखा है। ये सुनकर दरबार में तीव्र फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने अपनी भौहें उठाईं। अब असली खेल शुरू होने वाला था। बीरबल ने अपनी आवाज में हल्की गंभीरता लाई। तुम्हारा नाम क्या है शास्त्री पुरुष, और मुझे उस मार्ग का विस्तृत वर्णन दो। दरबारी, जिस नाम मांगीलाल था, आत्मविश्वास बटोरने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि खजाना झूठ था, पर वो इस नए राजा को खुश करना चाहता था। उसने नाटकीय ढंग से बोलना शुरू किया, महाराज, वो मार्ग वो महल की सबसे पुरानी दीवार के पीछे है। वहां एक 7 रंगों वाला पत्थर है जिसे केवल पूर्णिमा की रात ही छुआ जा सकता है। उसे छूते ही एक अदृश्य सुरंग खुल जाती है जिसके अंत में अपार धन है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपने सिंहासन से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने मांगीलाल की ओर देखा और व्यंग से मुस्कुराए। मांगीलाल, तुमने तो कहानी में रंग भर दिया, पर क्या तुमने उस सुरंग में बैठकर कभी चाय पी है? मांगीलाल का झूठ पकड़ा गया था। उसका माथा पसीने से भीग गया। इससे पहले कि वो सफाई देता, बीरबल ने अपनी तलवार का इशारा किया। इसे बंदी बनाओ। मेरा खजाना कोई 7 रंगों वाला पत्थर नहीं, बल्कि मेरे राज्य का सत्य था। जिस दरबारी ने झूठ बोला वो मेरी नजरों में खोटा सिक्का है। इसकी 1 माह की तनख्वाह राजकोष में दान की जाएगी। सत्य की कीमत। ये निर्णय सुनकर अकबर का सेवक, जो पास खड़ा था, डर से कांप उठा। असली खेल अब शुरू हुआ था। बीरबल ने अपनी गंभीर आंखें उस कांपते हुए सेवक पर टिकाईं। डर? मेरे राज्य में सत्य बोलने वाले को डर किस बात का? सेवक तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। नहीं महाराज, मैं तो बस आपकी न्याय प्रणाली की तीव्रता से। बीरबल ने उसे बीच में ही रोका। उनकी आवाज में अब राजसी हुक्म था। बस यही बस मेरे राज्य की जड़ें खोखली कर रहा है। आज से मैं बीरबल ये घोषित करता हूं कि जब तक महाराज अकबर स्वयं ये सिद्ध नहीं कर देते कि सत्य केवल एक व्यक्ति का गुण नहीं बल्कि पूरे प्रशासन का आधार है, तब तक राजकाज की बागडोर मेरे ही हाथ में रहेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं। ये घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का ये कदम केवल मांगीलाल को सजा देना नहीं था, बल्कि सीधे सीधे अकबर के शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाना था। बीरबल ने तुरंत एक और चौंकाने वाला हुक्म दिया।
और सुनो, मेरे इस नए छोटे से कार्यकाल के उपलक्ष्य में आज रात से अगले 3 दिन तक राजधानी में कोई दीपक नहीं जलेगा। राज्य बाहरी प्रकाश से नहीं, विचार की गहराई से चलेगा। अकबर का मुखमंडल क्रोध से दहक उठा, लेकिन चूंकि उन्होंने स्वयं वचन दिया था, वे एक शब्द भी नहीं कह सके। वे असहाय होकर अपनी ही गद्दी पर एक मूक दर्शक बन बैठे रहे। शाम होते ही आगरा की गलियां एक अभूतपूर्व घने अंधेरे में डूब गईं। ये बीरबली अंधकार जनता के लिए भय और भ्रम लेकर आया। लोग फुसफुसा रहे थे कि ये राजा का पागलपन है या कोई गूढ़ जादू। तीसरे दिन की भोर होने से ठीक पहले राज्य में एक और सनसनीखेज खबर फैल गई। शाही खजाने से नवरत्न जड़ी राजमुद्रा, शाही मोहर गायब हो गई थी। दरबार में तत्काल हड़कंप मच गया। बीरबल ने, जो अब राजा थे, शांति से अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, सत्य की परीक्षा शुरू हो चुकी है। चोर ने मोहर अंधेरे में चुराई है, लेकिन वो पकड़ा उजाले में जाएगा। इस चोरी की जांच का जिम्मा मैं सीधे सीधे आपके सबसे विश्वसनीय और न्यायप्रिय दरबारी, आपके निजी अंगरक्षक फतेह खान को सौंपता हूँ। ये घोषणा एक और गहरा आघात थी। बीरबल ने सीधे उस व्यक्ति को जांच में घसीटा जिस पर अकबर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। अब अकबर के सामने ये चुनौती थी कि वे अपने प्रिय पात्र की सत्यनिष्ठा पर उठे सवाल को कैसे संभालेंगे। अंधेरा केवल चोर को ही नहीं, बल्कि आस्था की नींव को भी हिला रहा था। ये घोषणा सुनकर अकबर का चेहरा क्रोध और विस्मय के बीच डोल गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिंहासन के नीचे से जमीन खींच ली हो। उन्होंने अपनी आवाज को अत्यंत संयमित रखते हुए कहा, बीरबल, फतेह खान की सत्यनिष्ठा पर तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, जहां पनाह, संदेह किसी पर नहीं, लेकिन विश्वास अब केवल न्याय पर किया जाएगा। चोर उजाले में तभी पकड़ा जाएगा जब जांच करने वाला स्वयं अंधेरे के हर कोने से परिचित हो। फतेह खान ने तुरंत तलवार खींचकर झुकते हुए घोषणा की, मैं बादशाह के प्रति अपनी वफादारी साबित करूंगा। 48 घंटों के भीतर चोर आपकी कैद में होगा। बीरबल ने एक और चाल चली, उत्तम, और चूंकि यह मामला शाही सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए जांच पूरी होने तक सुरक्षा और राजकोष की निगरानी का भार सीधे मुझे सौंपा जाए। ये सुनिश्चित करेगा कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जांच में दखल न दे सके। ये कहकर बीरबल ने औपचारिक रूप से राजकोष और किले की आंतरिक सुरक्षा पर अस्थायी नियंत्रण स्थापित कर लिया। अकबर चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि विरोध करने का अर्थ था न्याय प्रक्रिया को बाधित करना। जाल बिछ चुका था। सत्ता संभालते ही बीरबल ने पहला कदम राजकोष की ओर नहीं बढ़ाया, बल्कि सीधे प्रमुख सेनापति मानसिंह और राजकोष के मुख्य मुनीम को तलब किया। आदेश स्पष्ट और चौंकाने वाला था। सुनिए, चोरी मामूली नहीं है, ये सत्ता की जड़ हिलाने की साजिश है। अगले 48 घंटों के लिए राजकोष से किया जाने वाला हर छोटा या बड़ा भुगतान, यहां तक कि सैनिकों का दैनिक वेतन भी पूरी तरह बंद रहेगा। बीरबल ने सख्ती से घोषणा की। और जो सैनिक या दरबारी पिछले 3 दिनों में अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे, उनके घरों को तत्काल सील कर दिया जाए। कोई पूछताछ नहीं, कोई दया नहीं। मानसिंह ने आपत्ति करनी चाहिए, लेकिन महाराज, दैनिक वेतन के बिना विद्रोह हो सकता है। वेतन मिलेगा, बीरबल ने बीच में टोका। उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन पहले पता तो चले कि कौन राजा का नमक खा रहा है और कौन साजिशकर्ताओं का। ये प्रतिबंध उन पर नहीं है जिन्होंने चोरी की, बल्कि उन पर है जो इस चोरी को छिपाने की कोशिश करेंगे। इस कठोर और अप्रत्याशित कदम ने पूरे दरबार में दहशत फैला दी। कई षड्यंत्रकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल का ध्यान चोरी हुए धन पर नहीं, बल्कि उन मोहरों पर था जो डर से अपनी पहचान उजागर कर देंगे। ये दोहरा प्रतिबंध षड्यंत्रकारियों के गुप्त समूह पर वज्रपात बनकर गिरा। उन्हें तुरंत धन चाहिए था, ताकि वे अपनी भाड़े की सेना और गुप्तचरों को शांत रख सकें। वेतन रुकने का अर्थ था उनका सारा बनाया बनाया नेटवर्क ढह जाना और अकबर को छुड़ाने की संभावना बढ़ जाना। उसी रात मुख्य मनसबदार, जो बीरबल को हटवाना चाहते थे, और कुछ असंतुष्ट वजीर शहर के बाहरी किनारे पर स्थित एक खंडहरनुमा शस्त्रागार में गुप्त रूप से एकत्र हुए। उनका एजेंडा स्पष्ट था, तुरंत शाही खजाना तोड़ना या बीरबल को हटाना। वजीर अली खान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें एक बड़ी कार्यवाही करनी होगी। बीरबल पागल हो गया है। अगर कल सुबह तक पैसा नहीं मिला तो हमारे आदमी विद्रोह कर देंगे और हमें बीरबल के सामने उजागर कर देंगे। खजाना तोड़ने का जोहिल बहुत बड़ा है, दूसरे ने आपत्ति जताई। तभी शस्त्रागार के पीछे की दीवार में एक हल्की सी खरोच की आवाज आई। उन्हें लगा कि ये केवल चूहे हैं, लेकिन बीरबल ने केवल वेतन नहीं रोका था, उसने पूरे साम्राज्य में गुप्त निगरानी का जाल बिछा दिया था। जिस शस्त्रागार को वे गुप्त समझ रहे थे, उसके पीछे ही बीरबल का सबसे वफादार गुप्तचर, जिसे स्वयं अकबर भी नहीं जानता था, उनकी हर बात सुन रहा था और दीवार में बने एक छोटे छेद से उनकी पहचान दर्ज कर रहा था।
बीरबल ने अपनी चाल चल दी थी। गुप्तचर भास्कर बिना किसी आहट के शस्त्रागार की दीवार से अंधेरे में फिसल गया। उसने अपनी जानकारी एक छोटी सी मिट्टी की गोली में लपेटी और उसे तुरंत बीरबल तक पहुंचाया। उस रात बीरबल अपने निजी कक्ष में एक तेल के दिए की धीमी रोशनी में बैठे थे। जनाब, 3 मुख्य मोहरे हैं, वजीर खास, कोषाध्यक्ष का सहायक और सेनापति का छोटा भाई। योजना खजाना खाली कर देने की है ताकि साम्राज्य आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाए, भास्कर ने फुसफुसाते हुए जानकारी दी। बीरबल ने गहरी सांस ली। उत्कृष्ट भास्कर, अब खेल का अंत निश्चित है। उन्होंने तुरंत एक नया अत्यंत गोपनीय शाही फरमान तैयार किया। ये फरमान सामान्य कागज पर नहीं बल्कि रेशम के एक दुर्लभ टुकड़े पर लिखा गया था और बीरबल ने इस पर अपनी निजी गुप्त मोहर लगाई, एक मोहर जिसे केवल उन्होंने और उनके दिवंगत गुरु ने पहचाना था। इस फरमान में अकबर के नाम से सुबह दरबार में एक अप्रत्याशित घोषणा की जानी थी। ये चाल बीरबल जानते थे केवल मंत्रियों को नहीं बल्कि सीधे अकबर को ही निशाना बनाने वाली थी। अगली सुबह दीवाने खास में जबरदस्त तनाव था। दरबारी, जिनमें षड्यंत्रकारी मंत्री भी शामिल थे, उत्सुकता से अकबर के आने का इंतजार कर रहे थे। बादशाह तख्त पर विराजमान हुए, लेकिन उनकी निगाहें हवा में टिकी थीं। वो अपने ही जालसाज मंत्रियों से अनजान थे। जैसे ही दिन के पहले पहर की औपचारिक घोषणा हुई, शाही मुंशी, जो इस घटनाक्रम से बिल्कुल अनभिज्ञ था, रेशम के उस दुर्लभ फरमान को लेकर आगे आया। उसने बीरबल की गुप्त मोहर को पहचाने बिना सम्मानपूर्वक वो फरमान खोला। मुंशी ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का ये शाही हुक्म है कि आज से अगले 1 वर्ष के लिए राजधर्म और आध्यात्मिक साधना में संतुलन बनाने हेतु मैं तुरंत प्रभाव से अपने पद से अस्थायी अवकाश लेता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरों पर जीत की नहीं बल्कि घबराहट की रेखाएं खिंच गईं, लेकिन अगले वाक्य ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। मुंशी ने घोषणा की, और इस 1 वर्ष की अवधि के लिए राजप्रतिनिधि रीजेंट के तौर पर बीरबल को सिंहासन पर बैठने का और पूर्ण शाही अधिकार प्रयोग करने का आदेश दिया जाता है। अकबर भी अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। खेल शुरू हो चुका था। दरबार में फुसफुसाहटें तुरंत ही विरोध की गर्जना में बदल गईं। खासकर वे दरबारी जो लंबे समय से बीरबल से ईर्ष्या करते थे, स्तब्ध थे। मुख्य वजीर मान सिंह ने तुरंत आपत्ति उठाई। ये क्या मजाक है जहांपनाह, एक मामूली सलाहकार को पूरे साम्राज्य का अधिकार? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, बीरबल ने शांत किंतु दृढ़ आवाज में हस्तक्षेप किया। उन्होंने हल्के से सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया जहां अब उनका आसन था। वजीर साहब, आज्ञा बादशाह की है और अब राजप्रतिनिधि के रूप में उस आज्ञा का पालन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। बीरबल के चेहरे पर अब रहस्यमयी मुस्कान नहीं बल्कि एक शासक का गंभीर संकल्प था। और फिर बीरबल ने अपनी पहली शाही घोषणा की, जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। यहां तक कि स्वयं अकबर भी सदमे में आ गए। चूंकि बादशाह अकबर ने स्वयं को राजकाज से 1 वर्ष के लिए मुक्त कर दिया है, अतः उन्हें अब दरबार में सलाहकार की भूमिका निभानी होगी। और यह भी आदेश दिया जाता है कि कल से बादशाह शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण नागरिक के वेश में ही दरबार में प्रवेश करेंगे। अकबर ने महसूस किया ये खेल उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। बीरबल ने पहले ही मोहरे उलटने शुरू कर दिए थे। अकबर का चेहरा अपमान की एक पतली रेखा से ढका हुआ था। वचनबद्ध होने के कारण वे विरोध नहीं कर सके, लेकिन उनकी आंखें बीरबल के इस तीव्र अप्रत्याशित कदम की गहराई को माप रही थी। दरबार में सन्नाटा था। हर दरबारी को यह एहसास हो रहा था कि अब सत्ता का केंद्र पूरी तरह से बदल चुका है। अगले दिन दरबार की प्रतीक्षा और उत्सुकता चरम पर थी। दरबारी स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि अकबर साधारण सूती कुर्ता पायजामा पहने विनम्रता से एक कोने में मुख्य सलाहकार की कुर्सी पर बैठ गए। बीरबल अब शाही पोशाक और मुकुट पहने आत्मविश्वास के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हाथ उठाया और अपनी दूसरी घोषणा की, जो राज्य की जड़ों को हिला देने वाली थी। मेरा अगला आदेश शाही खजाने से संबंधित है, बीरबल ने गर्जना की। आज से राजकोष का 1/3 भाग सीधे गरीब किसानों और जरूरतमंदों में वितरित किया जाएगा। शेष 2/3 केवल जनकल्याण और सुरक्षा पर खर्च होंगे। और सुनिए, अब से दरबार में वही मंत्री बैठेंगे जो हर सप्ताह कम से कम 2 दिन जनता के बीच जाकर उनकी शिकायतें सुनेंगे। अकबर ने सिर उठाया। बीरबल केवल राजा नहीं बने थे, वो पूरी शासन प्रणाली को पलट रहे थे। उन्होंने शाही ऐशो आराम और आलसी मंत्रियों पर सीधा हमला बोल दिया था।
बीरबल की आंखें सीधे वजीरों और सेनापतियों पर टिकी थीं। सुरक्षा के संबंध में सभी सैन्य कमांडर आज से एक विशेष शपथ लेंगे। आपकी पहली निष्ठा इस राज्य की जनता और न्याय के प्रति होगी, ना कि सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के प्रति। जो इस शपथ को स्वीकार नहीं करेगा, उसे सूर्यास्त से पहले अपनी तलवार सौंपनी होगी। ये आदेश सुनकर दरबार में चुप्पी और तनाव का एक नया अध्याय शुरू हो गया। कई पुराने वफादार सेनापतियों के चेहरे पर संशय तहराया, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास के सामने कोई विरोध नहीं कर सका। फिर बीरबल ने अपना रुख बदला। उनकी दृष्टि सीधे भूतपूर्व सम्राट अकबर पर पड़ी, जो अब तक स्तब्ध बैठे थे। जहां पनाह, बीरबल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपके लिए भी एक नया नियम है। राजा बनने का आपका समय समाप्त हो गया। कल सुबह से आप अपनी राजसी पोशाक त्याग कर एक साधारण विद्वान का वेश धारण करेंगे और मेरे मंत्रिमंडल में सत्य के पहरेदार, द गार्डियन ऑफ ट्रूथ के रूप में बैठेंगे। आपका कार्य होगा मेरे हर निर्णय में त्रुटि खोजना और मुझे सार्वजनिक रूप से गलत साबित करना। ये आदेश महल की दीवारों पर बिजली की तरह कौंधा। अकबर को बंदी नहीं बनाया गया, बल्कि उसे नए राजा के सबसे बड़े आलोचक की जिम्मेदारी सौंप दी गई, एक ऐसी बेड़ियां जो सोने से भी भारी थीं। अगली सुबह का दरबार अभूतपूर्व था। जहां बीरबल शाही तख्त पर दृढ़ता से बैठा था, वहीं ठीक नीचे पूर्व सम्राट अकबर अब एक साधारण सफेद सूती वेश में सत्य के पहरेदार की भूमिका में विराजमान थे। अकबर के चेहरे पर अपमान का भाव नहीं था, बल्कि एक गंभीर चिंतन और चुनौती स्वीकारने का दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। वो जानते थे कि बीरबल ने उन्हें पद से नहीं हटाया था, बल्कि उन्हें सर्वोच्च आलोचक बनाकर अपनी ही परीक्षा का सबसे कठिन प्रश्न बना दिया था। बीरबल ने अपनी पहली शाही घोषणा की, मेरे राज्य की नींव पारदर्शिता होगी, इसलिए सत्य के पहरेदार, आपका पहला कार्य यह है, आज से 7 दिनों के भीतर आप राज्य के सभी मुख्य मार्गों नहीं हटाया था, बल्कि उन्हें सर्वोच्च आलोचक बनाकर अपनी ही परीक्षा का सबसे कठिन प्रश्न बना दिया था। बीरबल ने अपनी पहली शाही घोषणा की, मेरे राज्य की नींव पारदर्शिता होगी, इसलिए सत्य के पहरेदार, आपका पहला कार्य यह है, आज से 7 दिनों के भीतर आप राज्य के सभी मुख्य मार्गों पर खड़ी हर पेड़ की सटीक संख्या और उनकी आयु का ब्यौरा महल में जमा करेंगे। यदि एक भी पेड़ कम निकला तो मेरी पहली सजा आपको भुगतनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि असंभव को संभव बनाने की खुली चुनौती थी। बीरबल ने राजा बनते ही अपने पहले आदेश से ही साबित कर दिया था कि ये शतरंज की एक नई और खतरनाक बिसात बिछाई गई है। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें राजा और आलोचक दोनों के अस्तित्व पर दांव लगा था। बीरबल ने अपनी राजसी कुर्सी पर आराम से टिककर अब चुनौती का सामना कर रहे अकबर की ओर देखा। समय रेत की तरह फिसल रहा है जहांपना, बीरबल ने जोर देकर कहा। उनकी आवाज में अब राजसी अधिकार और दृढ़ता थी। अकबर का चेहरा अपमान और विवशता के मिश्रण से लाल हो गया। ये आदेश उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा था। वो जानते थे कि 7 दिन में ये कार्य पूरा करने के लिए उन्हें अपना पूरा तंत्र झोंकना पड़ेगा, और फिर भी सटीकता की कोई गारंटी नहीं थी। ये केवल गिनती नहीं है, ये मेरा उपहास है, अकबर ने विरोध किया। इतने कम समय में किसी पेड़ की आयु का अनुमान लगाना असंभव है। बीरबल ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई मुहर को मेज पर धीरे से थपथपाया। असंभव? जब आप राजा थे तो मेरे लिए कई पहेलियां असंभव थीं, फिर भी मैंने उन्हें सुलझाया। यदि आप विफल होते हैं, बीरबल ने झुककर धीमी लेकिन नुकीली आवाज में कहा, तो पहली सजा ये होगी कि आप 7 दिनों तक राज्य के मुख्य चौराहे पर बैठकर उन पेड़ों की गणना करने वाले मजदूरों के जूते साफ करेंगे। राजा बनने का सपना देखना एक बात है और अपनी योग्यता साबित करना दूसरी। जहांपनाह। ये घोषणा सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। बीरबल ने सिर्फ अकबर को चुनौती नहीं दी थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुगल सल्तनत की शान को एक सड़क के मजदूर के सामने झुका दिया था। अब गेंद पूरी तरह अकबर के पाले में थी। अकबर का सीना गर्व से तन गया, मानो वो उस अपमान को चुनौती नहीं बल्कि एक कठिन योग साधना मान रहे हों। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में पल भर के लिए गहरा क्रोध उभरा, फिर वो एक शांत झील में बदल गया। स्वीकार है नए शहंशाह, अकबर ने कहा। उनकी आवाज में अब भी वो वजनी अधिकार था जो सदियों के राजघराने से आता है। एक राजा को अपनी प्रजा के हर वर्ग का अनुभव होना चाहिए। जूते साफ करना उन मजदूरों के जीवन को करीब से समझने का एक अनमोल अवसर है। बीरबल ने सिर झुकाकर सम्मान दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वो जानते थे कि ये केवल शुरुआत थी।
दरबार में फुसफुसाहट तेज हो गई। तभी महामंत्री टोडरमल, जो इस नाटकीय बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई मजाक है या वास्तविकता, कांपते हुए बीरबल के पास पहुंचे। नए शहंशाह, टोडरमल ने डरते हुए कहा, आप मुगल सल्तनत के पूर्व सम्राट को सरेआम अपमानित नहीं कर सकते, ये विद्रोह। बीरबल ने अपनी हथेली उठाई और टोडरमल को बीच में ही रोक दिया। विद्रोह नहीं महामंत्री, बीरबल ने जोरदार आवाज में घोषणा की, ये न्याय का शुद्धतम रूप है और अगली सजा जहांपना आपके लिए अधिक पेचीदा है। बीरबल ने एक क्षण के लिए अपने सिंहासन की स्वर्ण जड़ित मुट्ठी को छुआ। उनका चेहरा गंभीरता से भरा था, जो अकबर के चेहरे पर झलक रहे क्रोध और अपमान से कहीं अधिक तीव्र था। जहांपनाह, आपकी अगली सजा आपकी भौतिक संपत्ति से जुड़ी नहीं है, बल्कि आपके गौरव से जुड़ी है, बीरबल ने ऐलान किया। उन्होंने तुरंत 2 हवलदारों को बुलाया। इन हवलदारों को तुरंत शाही खजाने में भेजें। ये वहां से अकबर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, वह हीरा जड़ित मुकुट लाएंगे, जिसे पहनने के बाद वह खुद को धरती का सबसे बुद्धिमान शासक समझते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, सजा ये है कि जब तक मैं इस सिंहासन पर हूं, तब तक पूर्व सम्राट अकबर को वही मुकुट धारण करना होगा, परंतु वह मुकुट उनके सिर पर नहीं, बल्कि उनके पैरों पर एक धूल भरे पायदान के रूप में रखा जाएगा और उन्हें उस पर खड़े रहना होगा। ये इस बात का प्रमाण होगा कि अहंकार और बुद्धि का पतन कितनी जल्दी हो सकता है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये व्यक्तिगत अपमान की पराकाष्ठा थी। टोडरमल लगभग गिर पड़े, लेकिन बीरबल की आंखों में दिख रही दृढ़ता ने उन्हें विरोध करने से रोक दिया। ये राजा सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि क्रूर भी साबित हो रहा था। अकबर ने एक पल के लिए सोचा कि वो उठकर सीधे बीरबल पर हमला कर दे, पर उसकी आंखों में भरी निराशा और अपमान की ज्वाला ने उसे जड़ बना दिया। उसने कठोरता से कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी को बर्बरता में बदल दिया है बीरबल। इतिहास तुम्हें इस नीचता के लिए याद रखेगा। नया राजा बीरबल, जिसका चेहरा पत्थर जैसा निर्विकार था, सिंहासन से नीचे उतरा। इतिहास केवल विजेताओं को याद रखता है शहंशाह, और विजेता के नियम ही अंतिम होते हैं। उसने इशारे से अपने अंगरक्षकों को बुलाया। शाही मुकुट लाओ और उसे उसी स्थान पर बिछा दो जहां से शहंशाह को मेरी बात सुननी है। दरबारियों के बीच फुसफुसाहटें दम तोड़ गईं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद अकबर को बलपूर्वक खींचा गया। जब वो बहुमूल्य रत्न जड़ित मुकुट जमीन पर रखा गया और अकबर को उस पर खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, तो उसकी आंखों से प्रतिशोध की ठंडी आग निकली। ये अपमान सहन करने के बावजूद अकबर के दिमाग में एक और बड़ा मोड़ जन्म ले रहा था। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। बीरबल ने विजयोल्लास में राज सिंहासन संभाला। वो गर्व से मुस्कुराया और अकबर की ओर देखा, जो अभी भी अपमानजनक स्थिति में मुकुट पर खड़ा था। शहंशाह अकबर, बीरबल ने मखमल जैसी आवाज में कहा, आज से दरबार में मेरे नियम चलेंगे और मेरा पहला नियम यह है कि कोई भी राजा। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, अकबर की आंखें अचानक चमकी। उसने जमीन पर रखे मुकुट पर अपनी एड़ी को जोर से दबाया और दहाड़ा, बस, नियम मेरे चलेंगे बीरबल। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने झुंझलाकर पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सिंहासन पर मैं हूं। अकबर ने विजयी मुस्कान के साथ समझाया, तुम्हें याद है बीरबल, नियम कानून केवल लिखित कागज पर नहीं होते, हमारे शाही संविधान का एक गुप्त पूरक है। जिस पल राजा को उसके मुकुट पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया जाता है, वो राज्य के उन सभी नियमों को रद्द कर देता है जो उस क्षण के अपमान के बाद घोषित किए जाते हैं। तुमने मुझे मुकुट पर खड़ा होने दिया, यानी तुमने मेरे लिए सभी नियम रद्द करवा दिए। अब राजदंड नीचे रखो मस्खरे, ये खेल अब पलट गया है। बीरबल की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुईं, लेकिन अगले ही क्षण उनकी चिरपरिचित मुस्कान लौट आई। उन्होंने धीरे से राजदंड को अपने हाथ में घुमाया, जैसे किसी शिकारी ने जाल का अंतिम सिरा पकड़ा हो। वाह जहांपनाह, आपकी याददाश्त बेजोड़ है, बीरबल ने तालियां बजाईं। परंतु आपने उस गुप्त पूरक नियम के अंत में लिखा फुटनोट, टिप्पणी पढ़ना भूल गए। अकबर का आत्मविश्वास डगमगाया। कैसी टिप्पणी? मैंने संविधान का हर पन्ना कंठस्थ किया है। टिप्पणी कहती है, ये नियम तभी लागू होगा जब राजा का अपमान उसके असली स्वर्ण मुकुट पर खड़े होने से हो। जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इतना अनुभवहीन हूं कि आपको आपके बहुमूल्य कोहिनूरी मुकुट के साथ सिंहासन छोड़ने देता? मैंने कल रात ही आपके असली मुकुट को एक सस्ते तांबे की प्रतिकृति से बदल दिया था। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जिस प्रतीक पर खड़ा था वो अब महज एक दिखावा था। बीरबल ने राजदंड जमीन पर ठोका।
और शाही कानून के अंक 5 के तहत नकली मुकुट पर खड़े होने का मतलब है कि राजा स्वेच्छा से अपना पद त्याग रहा है। बीरबल ने तुरंत 2 कदम आगे बढ़ाए और नक्काशीदार सिंहासन के किनारे पर अपना हाथ रखा। न्याय पूरा हुआ। उसने शांत लेकिन अथक स्वर में घोषणा की, दरबारियों, वजीरों और सेनापतियों, आज से मैं बीरबल इस हिंदुस्तान का नया राजा हूं। दरबार में एक क्षण के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। वजीरों के चेहरे पीले पड़ गए। सैनिक असमंजस में थे कि अब किसे सलामी दी जाए। इस अचानक तख्ता पलट से उपजी दहशत को बीरबल में अपनी आंखों की चमक से स्वीकार किया। लेकिन तभी अकबर, जो अभी भी तांबे के मुकुट की प्रतिकृति पर खड़ा था, हंसा। ये हंसी विजय की नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्ट मुस्कान की थी। बहुत खूब मेरे प्यारे दोस्त, तुमने ये चाल चली जैसा मैंने सोचा था। अकबर ने तालियां बजाईं। लेकिन मेरे नए जहांपनाह, तुम्हें शाही कानून का अंक 5 याद रहा, पर तुम उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंक 6 भूल गए। बीरबल के चेहरे का आत्मविश्वास एक क्षण को डगमगाया। अंक 6, उसने अपने हाथ में लिए राजदंड को कसकर पकड़ा। वो क्या है? अंक 6 कहता है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कि यदि पदत्याग किसी गुप्त कोट की चाल से हुआ हो तो नए राजा को सिंहासन पर बैठने से पहले बादशाह द्वारा निर्धारित एक असाध्य पहेली हल करनी होगी। यदि वो विफल होता है तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अकबर ने अपनी जेब से एक मुड़ी हुई पर्ची निकाली। और ये रही तुम्हारी पहली पहेली। बीरबल ने हाथ बढ़ाया और थरथराती हुई पर्ची पकड़ी। उसके माथे पर चिंता की एक गहरी लकीर खिंच गई, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती स्वीकार करने की चमक थी। उसने राजदंड को जमीन पर टिका दिया और पर्ची को धीरे से खोलकर पढ़ना शुरू किया। ठीक है जहांपना, बीरबल ने गहरी सांस ली। जब तक मुझे ये पता चलेगा कि आप किस चाल की बात कर रहे हैं, मैं आपके खेल को खेलूंगा। शाही मुहर के नीचे बेहद बारीक अक्षरों में पहेली लिखी थी। बीरबल ने उसे जोर से पढ़कर सुनाया। वो क्या है जो चलता तो है लेकिन कभी कदम नहीं बढ़ाता, बोलता तो है लेकिन उसकी जुबान नहीं है, और जिसके पास कल भी था आज भी है, पर जब मैं उसे छूता हूं तो वो मर जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी, जो अभी कुछ देर पहले बीरबल के राजा बनने का जश्न मना रहे थे, अब उसके संभावित अंत पर स्तब्ध थे। अकबर ने अपने सिंहासन, जो अब खाली था, की ओर इशारा किया। तुम्हारे पास सूर्योदय तक का समय है महाराजा बीरबल। यदि तुम असफल रहे तो अंक 6 का नियम सख्ती से लागू होगा। बीरबल ने अपने माथे से पसीने की बूंद पोंछी। ये राजा का सिंहासन नहीं बल्कि एक गर्म तवा था। स्वीकार है पूर्व सम्राट अकबर, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, पर मेरा भी एक अतिरिक्त नियम होगा। दरबार फिर चौंका। महाराजा बीरबल ने तत्काल शाही रक्षकों को आदेश दिया, आज रात से सूर्योदय तक पूर्व सम्राट अकबर को अतिथि बंदी बनाकर महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा चुनौतीदाता कल सुबह मुझसे पहले गायब हो जाए। अकबर के चेहरे पर पहली बार एक तीखी मुस्कान आई। वो जानता था कि बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया था। बीरबल ने खुद को पहेली में उलझा लिया था, लेकिन अब उसने सुनिश्चित किया कि पहेली का जनक उसकी पहुंच में रहे। रात गहरा गई। बीरबल, जिसने कुछ घंटे पहले राजा का ताज पहना था, अब एकांत में उस पहेली पर विचार कर रहा था। वो क्या है जो चलता तो है लेकिन कभी कदम नहीं बढ़ाता? उसे महसूस हुआ कि ये केवल एक पहेली नहीं थी, ये अकबर द्वारा सिंहासन वापस पाने का पहला घातक मोहरा था, और इसका उत्तर राज्य की सबसे मूलभूत चीज से जुड़ा होगा। उसे समय रहते उत्तर खोजना था, इससे पहले कि अंक 6 की तलवार उसके सिर पर गिरे। महल के गुप्त कक्ष में बीरबल बेचैनी से टहल रहा था। उसका मस्तिष्क चक्रवात की गति से घूम रहा था। चलता है पर कदम नहीं बढ़ाता। उसने दीवार पर लगी विशाल अलंकृत घड़ी की ओर देखा। उसकी निगाहें रुकीं। समय, यही वो मूलभूत सत्य था जो राज्य की सीमाओं से परे था। समय कभी नहीं रुकता। राजा बदल सकते हैं, पर समय का प्रवाह निरंतर रहता है। उत्तर मिलने पर बीरबल के चेहरे पर तनाव कुछ कम हुआ, लेकिन चिंता बरकरार थी। अकबर इतना सरल नहीं हो सकता। उसे विश्वास था कि ये पहेली केवल एक चेतावनी थी। असली चुनौती, अंक 6 की घातक चुनौती, सूर्योदय के साथ शुरू होगी। बीरबल ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक को बुलाया। सुनो, उसने धीमी दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हें सुबह होने से पहले नगर के सबसे पुराने और सूखे पड़े कुएं से एक विशेष वस्तु लानी होगी। ये वस्तु उतनी ही पुरानी होनी चाहिए जितना ये साम्राज्य,
जाओ और किसी को इस आदेश की भनक ना लगे। राजा बनने के बाद बीरबल ने अपना पहला निर्णायक मोहरा चल दिया था। अब उसे बस इंतजार करना था कि अकबर का अगला वार किस दिशा से आता है। रात का तीसरा पहर था। बीरबल का सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक हिम्मत सिंह सूखे कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों ओर सदियों पुरानी चुप्पी थी, जिसे केवल दूर के उल्लू की आवाज तोड़ रही थी। हिम्मत सिंह ने सावधानी से कुएं में उतरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसका पैर पत्थर की फिसलन भरी सीढ़ी पर पड़ा, उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सूखी घास और मनुष्य के पसीने की गंध। वो तुरंत रुक गया। ये केवल सूखा कुआं नहीं था, बल्कि एक जाल था। अकबर ने न केवल निगरानी रखी थी, बल्कि ये भी अनुमान लगा लिया था कि बीरबल किसी पुरानी गुप्त जगह पर अपना पहला संकेत छिपाएगा। हिम्मत सिंह ने कुएं में जाने का विचार त्याग दिया। वो पास के एक टूटे हुए चबूतरे की ओर मुड़ा और वहां दबी हुई एक प्राचीन जंग लगी धातु की पेटी निकाली। ये वो वस्तु नहीं थी जो बीरबल ने मांगी थी, लेकिन ये वो संदेश था जिसे बीरबल जानता था कि अकबर के गुप्तचर देख रहे होंगे। सुबह होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। बीरबल के कक्ष में वो शांत मुद्रा में बैठे थे। तभी एक तेज दस्तक हुई। महाराज, सेवक ने कहा, महाराज अकबर ने संदेश भेजा है। उन्होंने अंक 6 का पहला चरण शुरू कर दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। संदेश क्या है? उन्होंने पूछा है, तुम्हारे राज्याभिषेक का ताज कहाँ है? बीरबल का अगला दांव सीधा अकबर के स्वाभिमान पर था। बीरबल ने अपनी आंखें खोली। वो सेवक की आंखों में देखते रहे। उनकी मुस्कान की गहराई समझना कठिन था। उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा, मानो कोई अदृश्य मुकुट पहले से ही विराजमान हो। जाकर महाराज से कहो, बीरबल ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कि राज्याभिषेक का ताज भौतिक वस्तु नहीं है। बीरबल का ताज तो जनता का विश्वास है। सेवक असमंजस में था। वो जानता था कि अकबर इतना सीधा उत्तर स्वीकार नहीं करेंगे। बीरबल ने आगे कहा, और अब उनकी आंखों में एक तीखी चमक थी, लेकिन अगर उन्हें सोने का ताज ही देखना है तो उन्हें बता देना कि वो ताजमहल की सबसे पुरानी तिजोरी में रखा है। वो तिजोरी जिसका ताला केवल वही खोल सकता है जिसके पास न्याय की अंतिम मोहर हो। ये सीधा हमला था। बीरबल ने न केवल ताज के प्रश्न को टाल दिया, बल्कि ये संकेत भी दे दिया कि तिजोरी, जो शाही राजकोष का प्रतीक थी, अब उनकी पहुंच में है। और हाँ, बीरबल ने जाते हुए सेवक को रोका। महाराज को कहना कि अंक 6 का पहला चरण समाप्त हुआ। अब दांव ताज पर नहीं, सीधे राज कुर्सियों पर लगेगा। बीरबल ने शतरंज की बिसात पर अगला मोहरा चल दिया था। अकबर के गुप्तचर तुरंत ये संदेश लेकर दौड़ पड़े। महल में अब तनाव चरम पर था। संदेश मिलते ही शहंशाह अकबर का चेहरा क्रोध और विस्मय के मिश्रण से तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों टोडरमल और मानसिंह को शाही दीवाने खास में तलब किया। ये क्या मजाक है? न्याय की अंतिम मोहर, मेरी तिजोरी? क्या वो पागल हो गया है? अकबर ने गरज कर पूछा। उनकी आवाज में वर्षों का आत्मविश्वास पहली बार डगमगाता दिख रहा था। मानसिंह ने झुककर कहा, जहां पनाह, बीरबल कभी भी सीधा वार नहीं करता। ये मोहर शायद कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आपके शासनकाल का कोई ऐसा महत्वपूर्ण पर भूला हुआ न्याय संगत निर्णय है जिसे उसने ढूंढ निकाला है। टोडरमल ने अपनी लेखा जोखा की चिंता को दरकिनार करते हुए कहा, हुजूर, बीरबल हमेशा अंकों के पहेलियां बुनता है। अंक 6 ये उस छठी रानी के बारे में हो सकता है जिसका निर्वासन 15 वर्ष पूर्व हुआ था। कहते हैं उसके पास ही शाही खजाने के गुप्त द्वार की चाबी थी, जो न्याय की शर्त पर टिकी थी। अकबर चौंक गए। छठी रानी? उसकी कहानी तो दफन हो चुकी थी। अकबर तुरंत उठे। सेवक, तुरंत गुप्तचरों को भेजो। पता लगाओ कि बीरबल ने उस रानी के बेटे को, जो वर्षों से गुमनामी में जी रहा है, कब और कहां ढूंढा है। ये खेल अब केवल सत्ता का नहीं, उत्तराधिकार का भी बन चुका है।